ये खबर सुनते ही हिल ज्यादा हैरान नहीं हुआ। ऑटो ने आगे बताया कि भले ही कई मिनिस्टर्स ने इसके खिलाफ एडवाइस दी हो, किंग ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आर्मी ने पहले से ही अनाज रिक्विजिशन करना शुरू कर दिया था और ऑटो ने अंदाजा लगाया कि जैसे ही भारी बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी वो ट्रेड करेंगे। उस वक्त रॉयल नाइट्स और वेस्टर्न रीजन के रूलर ड्यूक काबो के साथ कैंपेन पर निकल पड़ेंगे। तब जाकर उसे समझ आया कि हाल ही में पॉरेज की कीमत एक कॉपर कॉइन क्यों बढ़ गई थी। ऑटो को वेस्ट से वापस आने वाले मर्चेंट्स से भी पता चला कि पुराने होली सिटी हर्मीस के पास काफी रेफ्यूजीज दिखाई दे रहे हैं, शायद वहां कुछ हुआ हो। हिल ने सिर हिलाया। ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से नेवरविंटर भेजनी चाहिए। ऑटो थोड़ी देर झिझका और ज्यादा गंभीर हो गया जब उसने दूसरी बात का जिक्र किया। उसने याद किया कि पिछले हफ्ते के कोर्ट सेशन में उनके देश के फॉरेन मिनिस्टर ने चिंता जताई थी कि रोलैंड ने अभी तक कोरोनेशन सेरेमोनी नहीं की और ये अफवाह थी कि ग्रे कैसल के काफी नोबल्स उसके रूल के खिलाफ हैं। दोनों देशों के बीच दुश्मनी को देखते हुए मिनिस्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें चुपके से इन नोबल्स को सपोर्ट करना चाहिए। हिल का चेहरा गंभीर हो गया। वो क्यूरियस था कि किंग अनपियन ने इसका क्या जवाब दिया। पता चला किंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, पर वो इस आइडिया में काफी इंटरेस्टेड लगा। ऑटो को नहीं पता था कि उसे ये बातें हिल के साथ क्यों शेयर करनी पड़ रही थी, खासकर जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हो चुके थे। उसका परिवार जनरेशन से रॉयल फैमिली की सेवा करता आया था, फिर भी वो नए किंग की पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, खासकर ये कि सारी विचेस को मार दिया जाए और इससे एंड्रिया खतरे में पड़ सकती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि एंड्रिया चर्च के उन प्योर वंस जैसी नहीं थी, पर किंग को मनाने की उसकी कोशिशों ने उसे और दूर कर दिया। जब भी ऑटो अब यंग किंग को देखता, उसे वही रिस्पेक्ट महसूस नहीं होता जो पुराने किंग के साथ था और उनकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। हिल ने सिर हिलाया। ऑटो को रियश्योर किया कि रोलैंड के खिलाफ ये प्लान कामयाब नहीं होगा। ऑटो थोड़ी देर झिझका। उसके गाल लाल हो गए जब उसने एंड्रिया के बारे में अपडेट्स मांगे। हिल ने समझाया कि एंड्रिया पहले स्लम्बरिंग आइलैंड वापस गई थी और हाल ही में नेवरविंटर वापस आई है। मुस्कुराते हुए हिल ने ऑटो को कहा कि चिंता न करे, क्योंकि एंड्रिया सेफ हैंड्स में है। उनकी बातें थोड़ी हल्की फुल्की चीजों पर चली गई जब तक बाहर से एक तुनक तुनकाती बहस की आवाज ने उन्हें रोका। जल्दी ही दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। ऑटो ने एक मेड को नीचे भेजा ताकि वो डिस्टरबेंस चेक करे, सोचता हुआ कि शायद किसी ने ज्यादा पी ली हो, जबकि वो एंड्रिया की सिचुएशन के बारे में और जानना चाहता था। पर हिल ने उसे रोक दिया और चुपके से दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। हिल ने आवाजें सुनी, झरक क्लैंक करते हुए, लोहे के जूते जमीन पर थप-थप करते और तलवार के हिल्ट जमीन और फर्नीचर से टकराते हुए। ये लोग साफ तौर पर शराबी नहीं थे, ये आर्म्ड सोल्जर्स थे। मेड कभी कमरे में वापस नहीं आई और ये अच्छा इशारा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि हिल गलत समझे, इसलिए उसने हिल को अश्योर करने की कोशिश की कि ये उसका काम नहीं है। हिल तेजी से सीक्रेट पैसेज की तरफ बढ़ा जो बैक गार्डन में जाता था। ऑटो को कहा कि चिंता न करे, क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। हिल को पता था कि उसे अब निकलना होगा। उसने ऑटो को साथ चलने को कहा, पर ऑटो पीछे रहने के लिए तैयार था ताकि हिल की सेफ डिपार्चर को इंश्योर करे। हिल ने फिर से उसे कहा, क्योंकि ये ऑटो के फैमिली टेरिटरी के अंदर नहीं था, पर ऑटो का मानना था कि वो टारगेट नहीं है। चूंकि उसने रोलैंड के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स या विचेस को बचाने की कोशिशों के बारे में किसी और को नहीं बताया था, पीछे रहकर वो खुद को बेहतर एक्सप्लेन कर सकता था और हिल के ज्यादा सेफ एस्केप को इंश्योर कर सकता था। हिल ने एक आह भरी और ऑटो को गुड लक विश किया। वो जल्दी से सीक्रेट पैसेज में दाखिल हो गया। कुछ पल बाद दरवाजा टूटकर खुला और एक स्क्वाड पूरी तरह आर्म्ड नाइट्स के साथ अंदर घुस आया। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उन्होंने ऑटो को पकड़ लिया। ऑटो ने गुस्से में बोला कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एक अर्ल के टेरिटरी को वायलेट कर रहे हो, और फिर उन्होंने उस पर रिबेलियन का इल्जाम लगाया। नाइट्स के बॉल्ड लीडर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया कि ये वो नहीं बल्कि ऑटो है जो रिबेलियन की साजिश कर रहा है। इल्जामों के बावजूद ऑटो ने डटकर कहा कि ये सिर्फ बदनामी है। नाइट्स ऑटो के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्हें कह रहा था कि मुझे सब कुछ खुद किंग को एक्सप्लेन करना है। ऑटो को अरेस्ट कर लिया गया और 2 दिन तक उसे किंग से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान ऑटो ने भूख हड़ताल करके विरोध किया। वो लगातार आनपियन से मिलने की मांग करता रहा। जब आखिरकार आनपियन दिखा, वो खुश नहीं लगा। आनपियन सिर्फ ऑटो को ये कहना चाहता था कि वो अच्छे से खाए, और वो जाने लगा। ऑटो अपनी सेल के बार्स को पकड़ते हुए बोला कि ये सब क्यों हो रहा है और मेरा परिवार कहाँ है। आनपियन ने तुरंत इन सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ऑटो को बताया कि ये पैलेस डंजन है और सेल एक ड्यूक के रेजिडेंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है। ऑटो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर अनपियन ने उसे हल्की हंसी के साथ रोका। बार को पकड़ते हुए चिल्लाया कि मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनना चाहता। अनपियन ने बताया कि मैंने महीनों तक विचेस के बारे में छोटी से छोटी क्लूज ट्रेस किए और ये जानकर हैरान रह गया कि तुम इसमें शामिल थे। तुम्हारे सारे डीलिंग्स, यॉर्क से मिलना, विचेस को बचाना और उनके एस्केप में मदद करना, अनपियन के लिए ये सब पूरी तरह से धोखा था। उसकी नजर में विचेस नर्क में होने चाहिए।
और रोलैंड का उसके लिए लिखा लेटर उनके अलायंस के साथ सिर्फ एक धोखा है। आनपेयन ने बताया कि उनकी पुरानी दोस्ती ही वजह थी कि तुम अभी तक फांसी से बचे हुए हो। 3 फैमिली के बारे में मुझे अभी भी उनकी जरूरत है, पर यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। ऑटो को अनपेयन के सख्त शब्दों को सुनते हुए एक ठंड सी महसूस हुई। उसकी आंखों में एक टॉक्सिसिटी दिखी और वो लाल कपड़ों वाले सोल्जर्स जो ऑटो ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे एहसास हुआ कि पुराने किंग की मौत के बाद 3 फैमिली ने अनपियन का भरोसा पूरी तरह खो दिया था। ऑटो के फादर के बारे में वो ठीक थे और कोर्ट सेशन में हमेशा की तरह शामिल हुए। जाने से पहले अनपियन ने ऑटो की तरफ मुड़कर एडवाइस दी कि वो भूख हड़ताल बंद करे और चेतावनी दी कि अगर तुम अपनी जिद जारी रखते हो तो मैं और सख्त कदम उठा सकता हूँ। इस दौरान ग्रे कैसल में नॉर्दर्न टेरिटरीज के किसी हिस्से में ठंडी हवा में अभी भी आइस क्रिस्टल तैर रहे थे। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एक साथ जमा था, कुछ नजर रखते हुए तो कुछ फायरप्लेस के पास खुद को गर्म कर रहे थे। इस स्क्वाड का कैप्टन टेलीस्कोप से दूर स्नो कैप्ड माउंटेन्स की तरफ देख रहा था। उसने अपनी राइफल चेक की और उसे कुछ महीने पहले की लड़ाई याद आई जो अभी भी उसे सताती थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वो मास्क्ड विच याद आती थी जिसकी डरावनी पावर्स ने पास के सोल्जर्स को बुरी तरह मार दिया था। भले ही वो दुश्मन थी, उसे काउंटलेस बुलेट्स के खिलाफ स्ट्रगल करते देखना उसके लिए एक गहरी बेचैनी छोड़ गया था। अगर उसकी किंग के प्रति वफादारी न होती तो शायद वो पहले ही आर्मी छोड़कर एक सिंपल जिंदगी जीने चला गया होता। उसके पीछे एक सिपाही फायरवुड लाने की तैयारी कर रहा था, पर अभी भी उनकी ड्यूटी का समय था और सबको अपने पोस्ट पर रहना चाहिए था। इस दौरान एक बूढ़े सिपाही ने हंसकर उसे तसल्ली दी, कहा कि इतनी सर्दी में कोई परवाह नहीं करेगा। आखिर चर्च की फोर्सेस का आखिरी साइटिंग कुछ महीने पहले हुआ था। उसके शब्दों से कन्विंस होकर कैप्टन ने सिर हिलाया और उसे जल्दी फायरवुड जमा करने में मदद के लिए भेज दिया। उसने फिर से टेलीस्कोप उठाए, स्नोई टेरेन को स्कैन करते हुए। इस बार उसे दूर कुछ फिगर्स हिलते दिखाई दिए। मुड़कर उसने दूसरों को अलर्ट करने के लिए चिल्लाया और सारे सोल्जर्स उसके पास जमा हो गए। उसने ध्यान से टेलीस्कोप साफ किए और दोबारा देखा। सच में कुछ लोग उनकी पोजीशन की तरफ आ रहे थे। जब हॉर्न की आवाज प्लेन्स में गूंजी, सब अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। पूरी स्क्वाड ने जल्दी से कॉम्बैट फॉर्मेशन बना ली। एक यंग सिपाही ने पूछा कि क्या ये लोग चर्च के हो सकते हैं। बूढ़े सिपाही ने कहा कि ये जरूर हर्मेस के लोग होंगे। भले ही उसे यकीन नहीं था कि इस बार वो डरावने गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स भी होंगे। कैप्टन ने मशीन गन लोड की। जब डिस्टेंस लगभग 1000 मीटर तक आया, उसने कुछ अजीब देखा। ये लोग नाइट्स जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना था और उनके कपड़े पतले और फटेकार थे। उससे ज्यादा रेफ्यूजीज जैसा लगा, पर यह भी हो सकता था कि ये गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स डिस्गाइज में हों। पर उसे पता था कि अगर वो इन लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर पाया और ये पोस्ट के ज्यादा करीब आ गए तो उन पर गोली चल दी जाएगी। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या ये लोग वो पिल्स ले रहे होंगे जो उन्हें फ्रेंजिड बना देती हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए कैप्टन को साफ दिख रहा था कि हर शख्स बहुत कमजोर लग रहा है। वो लगभग श्योर था कि ये लोग रेफ्यूजीज हैं। उसने चिल्लाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। उसकी वार्निंग पर ध्यान देने के बजाय ग्रुप ने, जो साफ तौर पर उसे देख चुका था, एक्साइटेड एक्सप्रेशंस के साथ अपनी रफ्तार तेज कर दी और हाथ हिलाए जैसे राहत महसूस कर रहे हों। कैप्टन ने 2 वार्निंग शॉट्स आसमान में चलाए, पर इसका आगे बढ़ रहे ग्रुप पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ा सोल्जर उसके पास आया, कैप्टन को बताया कि ये लोग नहीं जान सकते कि गन क्या होती है, और दोनों चिल्लाते रहे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रुप पेरीमीटर में दाखिल हो चुका था और वुडन स्टेक्स क्रॉस कर चुका था। पीछे से गन शॉट्स गूंजी और कई लोग गोलियों का शिकार हो गए। खैर, ग्रुप आखिरकार रुक गया। कैप्टन जल्दी से मुड़ा और अपने आदमी को फायर बंद करने के लिए चिल्लाया। सारे लोग अचानक घुटनों पर बैठ गए। भले ही वो दिखने में डर चुके थे, वो वापस भागे नहीं। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां से हैं, तो एक शख्स ने कहा कि वो हर्मेस से हैं, पर उन्होंने चर्च के फॉलोवर होने से इनकार किया। कहा कि चर्च ने उन्हें पूरा वक्त धोखा दिया था। लोग खाने के लिए भीख मांगने लगे। हाथ जोड़कर वो डेस्परेट लग रहे थे। एक औरत ने चिल्लाकर कहा कि उसका बच्चा मौत के कगार पर है और एक दूसरे शख्स ने कहा कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कैप्टन का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला कुछ राशन निकालने के लिए, पर बूढ़े सोल्जर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी से धीरे से कहा कि ये लोग हर्मेस से हैं, तो वो चर्च के फॉलोअर्स ही होंगे और इसलिए उनके दुश्मन हैं। बाकी सोल्जर्स भी वहां जमा हो गए। कुछ ने तो कहा कि ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने चर्च की आर्मीज के लिए हथियार और शील्ड बनाए। शायद कुछ जजमेंट आर्मी का हिस्सा भी रहे हों। कैप्टन ने सिर हिलाया, अपने आदमियों को याद दिलाया कि किंग के बॉर्डर टाउन आने से पहले का वक्त कैसा था। उस वक्त उनमें से काफी लोग चर्च के धोखे में थे, पर हिज मैजेस्टी ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अब हमें इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने क्राइम्स किए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पर पहला कदम खाना देना और फिर एक एक करके उनसे पूछताछ करना चाहिए। यही किंग ने हमें सिखाया था। भले ही ट्रूप्स में थोड़ी झिझक थी, कैप्टन ने उन्हें किंग की किताब के शब्द याद दिलाए कि ग्रे कासल एक यूनाइटेड कम्युनिटी है और जो भी ग्रे कासल के प्रति अलीजेंस देता है वो उसका सिटीजन है।
उन्हें इन लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए या उनके दुख को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना किंग की इच्छा के खिलाफ होगा। सोल्जर्स एक पल के लिए चुप हो गए, जब तक बूढ़ा सोल्जर मुस्कुरा नहीं दिया। आखिरकार समझ गया कि नेल को कैप्टन क्यों चुना गया, पर नेल अभी भी जानना चाहता था कि हर्मिस में असल में क्या हुआ था। रेफ्यूजीज से उन्हें पता चला कि न्यू होली सिटी का टेम्पल ढह गया था। रेफ्यूजीज के मुताबिक एक बड़ा सिंक होल अचानक जमीन के नीचे खुल गया और पूरे बिल्डिंग को निगल लिया। किसी को नहीं पता कि असल में क्या हुआ, और अब चर्च ने उस एरिया को सील कर दिया है। अफवाहें थीं कि डिवाइन सोल्स ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे काफी लोग हर्मेस से भाग गए। पर चर्च की फोर्सेस ने डिजर्टर्स का पीछा नहीं छोड़ा। उनका ग्रुप पहले सैकड़ों में था और अब सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ तक पहुंच पाए। नेल ने इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट किया। साफ था कि ये अच्छी खबर है और शायद वो जल्दी ही हर्मिस पर कब्जा कर सकते हैं। एक विशाल दीवार के ऊपर टकर नए पोप के अटायर में एक टेम्पररी पोप बना। दूर तक देखते हुए उसने उम्मीद की थी कि डेमोनिक बीस्ट्स हर्मिस को तहस नहस कर देंगे और उसने यहाँ मरने की तैयारी कर ली थी। पर हैरानी की बात, शायद ही किसी डेमोनिक बीस्ट्स ने हमला किया। इससे भी बुरा यह था कि किसी ने चर्च के अचानक ढहने की भविष्यवाणी नहीं की थी, जिससे चर्च का लगभग पूरा लीडरशिप गायब हो गया। उसके लिए यह ग्रे कैसल से वॉर हारने से भी बुरा था। क्या सच में डिवाइन सोल्स ने उन्हें छोड़ दिया था? उसके पीछे एक लड़की बोली। ये फेलिना थी, जजमेंट आर्मी की कमांडर, जिसने रिपोर्ट दिया कि भागने वाले रेफ्यूजीज का पीछा करने भेजी गई फोर्सेस वापस आ गई हैं। टकर को पता था कि यह अच्छी खबर नहीं होगी। वो सही था। पीछा करते वक्त काफी ट्रूप्स बिखर गई, कुछ ने खुद भी भागना चुन लिया। फेलिना विजिबली फ्रस्ट्रेटेड उन्हें गद्दार कहलाया। टकर ने एक आह भरी और पूछा कि अब कितने लोग बचे हैं। फेलिना ने बताया कि ठीक 564 सिपाही। टकर मुड़ा और फैसला किया कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए और वहां एक नई होली सिटी बनानी चाहिए। फेलिना हैरान रह गई और सोचा कि अगर वो चले गए तो डेमोनिक बीस्ट्स के खिलाफ कौन डिफेंस करेगा। टकर का मानना था कि अब अपनी ताकत को बचा कर रखना जरूरी है। उसके लिए शायद तभी लोग चर्च की तरफ वापस मुड़ेंगे जब डेमोनिक बीस्ट्स 4 बड़े किंगडम्स में तबाही मचाएंगे। टकर एक सीनियर होने के नाते डीमंस के बारे में साफ तौर पर जानता था, पर उसने इस टॉपिक से बचने की कोशिश की, क्योंकि बचे हुए लोग चर्च के सबसे वफादार फॉलोअर्स थे और अभी के लिए वो उनके लिए जो बेहतर कर सकता था वो था उन्हें बैटलफील्ड से दूर ले जाना। फिलिना ने सिर हिलाया और फिर टकर को बताया कि जो लोग यहाँ रहने का फैसला कर चुके हैं वो फेथफुल बिलीवर्स हैं और सब होली सिटी के लिए मरने को तैयार हैं। वो शायद हर्मिस छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। टकर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर दिल से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं, क्योंकि जहां भी वो खड़े हैं वही होली सिटी है। उम्मीद थी कि ये उन्हें मनाने में मदद करेगा। उसने थोड़ी देर रुककर कहा कि ये उसका एक्टिंग पोप के तौर पर ऑर्डर भी है। तभी धुंधला आसमान थोड़ी रोशनी के साथ चमका जब सूरज उभरा। ये इशारा था कि डीमंस का मंथ ऑफिशियली खत्म हो गया। टकर ने फिर से मुस्कुराकर हुक्म दिया कि 3 हफ्ते के अंदर निकलने की तैयारी शुरू कर दी जाए। फेलिना काफी राहत महसूस करते हुए जल्दी से अरेंजमेंट्स करने चली गई। जब वो चली गई टकर वहीं पीछे रुका। उसने अपना क्राउन उतारा, उसे दीवार के ऊपर रखा, फिर सिटी वॉल पर चढ़ा और दूर सेट होते सूरज को देखा। आंखें बंद करके वो आगे झुका और दीवार से कूद गया। इस आवाज ने फिलिना को रुकने और पीछे मुड़ने पर मजबूर किया और टकर वहां नहीं था। शायद टकर के दिमाग में उसने उम्मीद छोड़ दी थी, या शायद उसके लिए सिर्फ ऐसा करने से सब हर्मिस को सच में छोड़ देंगे। नेवरविंटर में वापस रोलैंड ने सबको मेन हॉल में जमा किया, जहां दीवार पर एक बड़ा बैनर लगा था जिसमें स्प्रिंग कल्टीवेशन कैंपेन लिखा था। रोलैंड ने शुरुआत में कहा कि कैंपेन टर्म शायद कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, पर उसने समझाया कि आने वाले एफर्ट्स इस साल के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। रोलैंड ने जोर दिया कि ग्रे कैसल में कोई भूखा नहीं रहेगा। ये एक ऐसा गोल था जो उसने पिछले 3 सालों में हासिल किया था। उसने कहा कि किंगडम में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हर कोई पेट भर खा सके। ये सबके लिए एक असेसमेंट होगा कि क्या वो टेरिटरी के अलग अलग एरियाज को मैनेज करने के लिए जरूरी स्टैंडर्ड्स पूरे कर सकते हैं। रोलैंड ने फिर इस साल का क्राइटेरिया खोला, 50,000 हेक्टोलीटर्स अनाज का। ये नंबर सुन के काफी लोग हैरान रह गए। ज्यादातर के लिए ये लगभग किसी इमेजिनरी बात जैसा लगा। रोलैंड ने आगे समझाया कि दूसरी जनरेशन के गोल्डन सीड के इस्तेमाल से जो फील्ड्स में टेस्ट की जा रही नई वैरायटी है, पहली जनरेशन के मुकाबले यील्ड दुगना हो गया है। इतना कि गेहूं के टिप्स का वजन इतना था कि स्टॉक्स झुक जाते थे। सबको पता था कि पहली जनरेशन के गोल्डन सीड फील्ड्स का यील्ड कितना ज्यादा था और ऐसे नंबर को दुगना करने का ख्याल लगभग चमत्कारी लगा। रोलैंड ने फिर लीव को आगे समझाने दिया। सिंपल शब्दों में दूसरी पीढ़ी के गोल्डन सीड्स सिर्फ एक बार ही प्लांट किए जा सकते हैं। ये सीड्स मैजिक के जरिए इंजीनियर किए गए थे ताकि वो जमीन की गहरी लेयर से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकें, जिसका मतलब था कि उन्हें ज्यादा फर्टिलाइजेशन भी चाहिए। लीव के एक्सप्लेनेशन के बाद ईडिथ ने सबसे पहले सवाल उठाया। वो क्यूरियस थी कि क्या मैजिक से कैटलाइज किया गया गेहूं ऑर्डिनरी लोगों के खाने के लिए सेफ है।
रोलैंड ने सब्र से समझाया कि भले ही सीड्स लीफ की एबिलिटी से डेवलप किए गए और मैजिक से मॉडिफाइड हैं, लेकिन उनमें खुद मैजिक नहीं है, इसलिए वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए सेफ हैं। उसने सबको रियश्योर किया कि उसके खुद के रीसेंट मील्स भी इन सीड्स से आए थे। इस साल भी पॉलिसी ज्यादातर पहले जैसी ही रहेगी। फार्मर्स अपना एक्सेस ग्रेन म्युनिसिपल हॉल को बेच सकते हैं। थोड़ी देर बाद स्पीयर ने एक प्रैक्टिकल कंसर्न उठाया। पूछा कि क्या दूसरी जनरेशन के सीड्स से ज्यादा सरप्लस नहीं होगा? अगर पहले की तरह सारा सरप्लस ग्रेन म्युनिसिपल हॉल खरीद लेगा तो इससे म्युनिसिपल हॉल पर काफी फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है। उसने खास तौर पर अपने टेरिटरी ड्रैगनफॉल रिज का जिक्र किया, जहां सिर्फ 10,000 रेजिडेंट्स हैं। उसने सवाल किया कि इतनी छोटी पॉपुलेशन को भी इतने अनाज की जरूरत है क्या? रोलैंड ने सिर हिलाया और समझाया कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर किया जाएगा। उसने गंभीरता से कहा कि ये रिजर्व्स आने वाले डिवाइन वॉर के लिए बहुत जरूरी हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोलैंड डॉक पर पहुंचा। वहां उसका स्नोई माउंटेन से वापस आई विचेस के ग्रुप ने उसका वेलकम किया। उनमें नाइटिंगेल भी थी, जो एक हल्की हंसी के साथ उसकी बाहों में उड़कर आई और धीरे से कहा, मैं वापस आ गई। रोलैंड ने धीरे से नाइटिंगेल को डांटा कि आगे से इतनी लापरवाही न करे। नाइटिंगेल ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाकर कहा कि वो एना की तरह ब्लूप्रिंट्स को हकीकत में नहीं बदल सकती और रोलैंड को अपने तरीके से सपोर्ट करना ही वो दे सकती है, पर रोलैंड के पास रहना उसके लिए सबसे जरूरी है। इसलिए उसने वादा किया कि वो दोबारा खुद को खतरे में नहीं डालेगी। ये सुनते ही रोलैंड का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जब नाइटिंगेल का रूप धीरे धीरे फेड हुआ, बाकी मेंबर्स रोलैंड के पास आए। लाइटनिंग ने अपने हाथ हिलाकर जोश में रोलैंड के ऊपर छलांग लगा दी। एगाथा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे धीरे से गले लगाया, पर गॉड पनिशमेंट विचेस ने उसे घूर के देखा। साफ था कि उन्हें ड्रीम वर्ल्ड के बारे में पता था। भले ही रोलैंड को पता था कि ये सब अंदर से लड़कियां हैं, फिर भी इन लंबे और मस्कुलर मेल बॉडीज द्वारा घूरे जाने का एहसास अजीब था। जब ग्रुप जहाज से सामान उतारने में बिजी था, रोलैंड खुद को तकीरा विचेस से घिरा हुआ पाया। अपने ऑफिस में वापस आने पर रोलैंड ने देखा कि नाइटिंगेल पहले से ही उसके डेस्क पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने भी ड्रीम वर्ल्ड के बारे में सुना था और ये कि तकीरा विचेस उसमें दाखिल हो सकती हैं। रोलैंड ने छोटे में समझाया कि ये कैसे काम करता है, पर नाइटिंगेल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह बनाया और प्रोवोकेटिवली अपना नंगा पैर रोलैंड के घुटने पर रख दिया। रोलैंड ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया कि मैं कभी भी नाइटिंगेल को गॉड पनिशमेंट विच बनने की इजाजत नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए कि वो ड्रीम वर्ल्ड में जा सके। उसके समझाने की कोशिशों के बावजूद रोलैंड सुनना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि ड्रीम वर्ल्ड हमेशा रहेगा या नहीं, और इसके अलावा ये किसी मिस्टीरियस फोर्स से डिसइंटीग्रेट हो रहा था। वो कैसे नाइटिंगेल को एक ऐसे शरीर में जीने दे सकता था जो हमेशा सेंसरी रिस्पॉन्स से खाली हो? नाइटिंगेल सिर झुकाए और मुंह बनाए बोलती रही। उसने आह भरी। उसे ये अनफेयर लगा कि दूसरे उस जगह में जा सकते हैं जिसे वो सोचती थी कि सिर्फ रोलैंड जा सकता है। रोलैंड ने हल्के से हंसा। उसे समझाया कि विचेस ने जो सैक्रिफाइसेस किए वो अनबिलीवेबल हैं। सेंचुरीज तक फिजिकल सेंसेशंस के बिना रहना सहना मुश्किल था और नाइटिंगेल को उनसे जेलस नहीं होना चाहिए। अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए उसने उसे उसका वादा याद दिलाया कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। मजाक में ऐड किया कि वो एक मस्कुलर और बियर्डेड गॉड पनिशमेंट वॉरियर को हमेशा अपने पास नहीं चाहता। शर्मिंदगी में नाइटिंगेल ने सिर घुमा लिया। काफी क्यूट लग रही थी। मूड हल्का होने का फायदा उठाते हुए रोलैंड ने पूछा कि क्या वो एक कप केओस ड्रिंक लेगी, जिससे वो जल्दी से मुड़कर जोर से सिर हिलाई। जब वो अपने ड्रिंक्स पी रहे थे, रोलैंड ने नाइटिंगेल का शुक्रिया अदा किया कि उसने सबको सेफ रखा। उसने जोर देकर कहा कि नाइटिंगेल के बिना सब खतरे में होते। अपनी ड्राइड फिश चबाते हुए उसने इसे हाथ से टाल दिया और कहा कि ये कुछ भी नहीं था। रोलैंड का ख्याल अलग था, क्योंकि एक्सप्लोरेशन टीम को खोना ग्रे कैसल के लिए और उसके लिए एक बड़ा नुकसान होता। नाइटिंगेल को बताते हुए कि वो एना जितनी ही क्रूशल है, ये सुन के नाइटिंगेल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से टॉपिक बदला और पूछा कि तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड के डिसइंटीग्रेट होने से क्या मतलब था? रोलैंड ने उसे कहा कि चिंता न करे, क्योंकि जो भी ड्रीम वर्ल्ड में होता है उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। रोलैंड को ड्रीम वर्ल्ड के गहरे रीजनों के बारे में क्यूरियोसिटी थी, खासकर एक ओलंपियाड मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के बारे में। शुरुआत में ड्रीम वर्ल्ड में उसे जो भी किताबें मिली वो ब्लैंक थीं, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा था। पर जो ब्लैंक होना चाहिए था वो अब कंटेंट से भरा हुआ था, भले ही उसने उसे कभी नहीं पढ़ा। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें उसने पहले नहीं देखी वो सब धीरे धीरे ड्रीम वर्ल्ड में रिस्टोर हो जाएंगी। उसकी सोच इतनी गहरी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके हाथ कब नाइटिंगेल के पैरों पर चले गए। कुछ मिनट गुजर गए और नाइटिंगेल की आवाज ने उसे वापस होश में लाया। नीचे देखते ही उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ कहाँ हैं। उसने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए और नाइटिंगेल थोड़ा शर्माते हुए सोचने लगी कि क्या मुझे पहले शावर ले लेना चाहिए। रोलैंड के ऊपर शर्मिंदगी की लहर छा गई। उसका यह मतलब नहीं था। वो ड्रीम वर्ल्ड के बारे में इतना खोया हुआ था, पर यह एहसास इतना बुरा भी नहीं था।
जब वो सोच रहा था कि खुद को कैसे एक्सप्लेन करे, ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुई और नाइटिंगेल मिस्ट में गायब हो गई। जैसे ही एगाथा ऑफिस में आई, उसने रोलैंड के बिहेवियर में कुछ अजीब देखा, पर जल्दी से असली मुद्दे पर फोकस किया। उसने रोलैंड को बताया कि सारा मटेरियल थर्ड बॉर्डर टाउन में ट्रांसफर हो चुका है और पूछा कि क्या वो देखना चाहता है। रोलैंड ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ, पर एगाथा रुक गई और चिंता के साथ उसकी तरफ देखा। पूछा कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। उसने रोलैंड की आवाज में कुछ अनयूजुअल टोन सुना, जिससे उसे उसकी सेहत की चिंता हुई। चूंकि डीमंस का महीना गुजर चुका था, पर बाहर अभी भी काफी सर्दी थी, बीमारियां फैल रही थीं और रोलैंड बीमार हो सकता था। वो पहले लिली को बुला लेना चाहती थी थर्ड बॉर्डर टाउन जाने से पहले। नाइटिंगेल, जो रोलैंड के पीछे मिस्ट में चुपके से खड़ी थी, ने धीरे से हंसी निकाली। एगाथा और ताकेरा विचेस के पीछे पीछे रोलैंड अंडरग्राउंड केव में पहुंचा। उसके सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे थे, जिनमें फिलिस भी शामिल थी। सब ड्रीम वर्ल्ड में कई बार जा चुके थे और बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने उसका स्वागत किया, फिर उसे कैवर्न के और गहरे हिस्से में ले गए। एलिथिया ने सुना था कि रोलैंड इन बग जैसे क्रीचर्स को अंडरग्राउंड रखना चाहता है और उन्हें टेम करने की भी प्लानिंग कर रहा है। भले ही उसने रोलैंड की हिम्मत की तारीफ की, उसने खतरों से चेतावनी भी दी। उसने जिक्र किया कि रोलैंड की क्यूरियोसिटी डिजास्टर का सबब बन सकती है, खासकर जब ये क्रीचर्स उनके डीप सी दुश्मनों के अंश हैं, जिनके बारे में अभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। यही वजह थी कि रोलैंड तकीरा विचेस से इस जगह की हिफाजत करवाना चाहता था। आखिर ये कैप्चर्ड बग्स में कोई अग्रेसिव टेंडेंसी नहीं थी, न ही वो होल्स खोद सकते थे। इन्हें एक सिक्योर्ड रूम में रखा जा सकता था। इसके अलावा एगाथा के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये क्रीचर्स में सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर चलते थे, जैसे खाना और रिप्रोड्यूस करना। उस बड़े आई मॉन्स्टर का जो भाग गया था, वापस आकर इन पर कंट्रोल करने की संभावना कम थी और इसका नेवरविंटर सिटी तक पहुंचना तो और भी मुश्किल था। रोलैंड जो कर रहा था, वो एलिथिया को पुराने विच फेडरेशन के रिसर्चर्स की याद दिलाता था, जिन्हें वो पागल लोग कहती थी। ये सुनते ही एगाथा ने मुंह बनाया, पर उसने कोई बहस नहीं की। पाशा ने जल्दी से एलिथिया को पीछे खींच लिया, कहा कि सेलिन, जो खुद एक रिसर्चर है, ऐसे कमेंट्स से नाराज हो सकती है। उसने जल्दी से दोनों को समझाया कि एलिथिया बस उन पोटेंशियल खतरों के बारे में चिंतित थी जो ये क्रीचर्स पैदा कर सकते हैं और उन्हें इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। रोलैंड खुद इन चिंताओं से वाकिफ था, पर उसने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उनके हिसाब से ये प्रोजेक्ट छोड़ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो नाराज नहीं हुआ और टॉपिक बदलते हुए कहा कि मैं खुद इन क्रीचर्स को देखना चाहता हूँ। वो लंबी केव से होते हुए एक छोटे कॉरिडोर में गए। पाशा ने इस नए कल्टीवेशन चेंबर का इंट्रोडक्शन दिया, जिसे फ्रैन ने खोला था, जहां रूइन से लाए गए मशरूम्स उगाए जा रहे थे। उसने रोलैंड से दोबारा कंफर्म किया कि क्या वो यहाँ मशरूम्स और क्रीचर्स दोनों को कल्टीवेट करना चाहता है। एगाथा ने समझाया कि बड़े मशरूम्स ही इन क्रीचर्स का खाना है। अगर ये यहाँ अच्छे से उग सकते हैं, तो ये क्रीचर्स की बड़ी पॉपुलेशन को इजीली सस्टेन कर सकते हैं। रोलैंड को थोड़ा अफसोस हुआ कि स्नोई माउंटेन रूइंस के मशरूम्स में टॉक्सिन्स थे, वरना ये बड़े मशरूम्स हाई प्रोटीन फूड का ऑल्टरनेटिव हो सकते थे। फिलिस ने रोलैंड से पूछा कि उसे इतने सारे क्रीचर्स की क्यों जरूरत है। रोलैंड ने मुस्कुराकर कहा कि ये नेवरविंटर के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। आगे चलते हुए उन्होंने क्रीचर्स को मशरूम्स खाते देखा। अचानक रोलैंड के सिर हिलाने के बाद एगाथा ने अपनी पावर्स का यूज किया और 2 आइस स्पाइक्स चलाए, जिनसे एक क्रीचर मशरूम पर पिन हो गया। ग्रुप ने फिर उस कारकास को खींच लिया और उसमें से सफेद फ्लूइड निकलने लगा। एगाथा ने एक आइस सोर्ड बनाई और उससे क्रीचर के पेट में चीरा लगा दिया। सफेद फ्लूइड की तरफ इशारा करते हुए एगाथा ने समझाया कि इस चिपचिपी चीज में कुछ प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज हैं। भले ही इसकी बदबू बुरी है और ये खाने लायक नहीं है, पर यह मेन पॉइंट नहीं था। एगाथा ने फिर क्रीचर के शरीर के अंदर हाथ डाला और एक चिपचिपा हरा ऑर्गन निकाला, जो कुछ हद तक गॉल ब्लैडर जैसा लगता था। उसने उसे चीरा और कुछ हरे फ्लूइड को नीचे गिराया। जल्दी ही जब यह जमीन पर सफेद फ्लूइड के साथ मिक्स हुआ, तो एक जेल जैसा सब्सटेंस बन गया। फिलिस हैरान थी, पर रोलैंड अपनी आंखों से ये देखकर बहुत एक्साइटेड था। उसने सब्सटेंस को थपकी दी और सबको बताया कि इसे वो बायोलॉजिकल रबर कहता है। यही वो चीज है जिसने फ्रैन को ट्रैप किया था। ये पहली बार था जब उन्होंने रबर देखा। पता चला एगाथा के एक्सपेरिमेंट से ये खुलासा हुआ कि क्रीचर के ऑर्गन्स और उसके स्टोमक फ्लूइड का मिक्सचर तेजी से सॉलिडिफाई हो सकता है। सिल्वी की एबिलिटी ने उन्हें ये जल्दी डिस्कवर करने में मदद की। दरअसल रोलैंड लोगों को जेल जैसा प्लांट्स ढूंढने भेज रहा था। उसे सिर्फ एक सैंपल चाहिए था और फिर लीफ उसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सकती थी। पर ग्रे कैसल के टेरिटरी या किसी भी पास के किंगडम्स में ऐसा कोई प्लांट नहीं मिला। स्नोई माउंटेन्स के रीसेंट एक्सपीडिशन से ये अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ही वजह थी कि खतरों के बावजूद रोलैंड इन क्रीचर्स को ब्रीड करने के लिए इतना डिटरमिन्ड था। पाशा और एलिथिया को इसकी पोटेंशियल समझ आने लगी। पाशा ने तो सोचा कि इस सब्सटेंस से फिशिंग नेट्स और रोप्स बनाए जा सकते हैं। भले ही एलिथिया को लगा कि ये रोप्स के लिए थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है,
उसने फिर रोलैंड की तरफ इशारा किया, कहा कि उसे लगता है कि किंग का इरादा सिर्फ मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा है। वो और गंभीर हो गई। रोलैंड को याद दिलाया कि अब वो सिर्फ ग्रे कासल का नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन करता है। इससे रोलैंड थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलिथिया, जिसने हमेशा उसके लीडरशिप पर शक किया, उसके इंटेंशन को समझ लेगी, पर लगता था कि अब वो उसके लीडरशिप पर पूरा भरोसा करती है। रोलैंड ने सब्र से समझाया कि वो जल्दी ही इस सब्सटेंस के ब्रॉड यूसेस के बारे में जान जाएंगे। पाशा ने फिर एक सवाल उठाया कि बड़े आइड मॉन्स्टर के कंट्रोल के बिना वो कैसे क्रीचर से ये फ्लूइड विलिंगली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जरूर वो हर बार उन्हें मार नहीं सकते। एगाथा ने अपने हाथ पोंछते हुए कहा कि ये फ्यूचर रिसर्च का डायरेक्शन है। अभी के लिए वो मास ब्रीडिंग पर रिलाई करेंगे ताकि इस इश्यू को एसएलवी किया जा सके। जब रोलैंड जाने की तैयारी कर रहा था, पाशा ने 2 गॉड पनिशमेंट विचेस, जैस्मिन और रोंडा को बुलाया। उन्हें सोल ट्रांजिशन से गुजरना था ताकि वो नए डिवाउरिंग वर्म होस्ट्स बन सकें। पर इस ट्रांजिशन से पहले पाशा ने रिक्वेस्ट की कि रोलैंड उन दोनों को ड्रीम वर्ल्ड में जाने दे ताकि वो आखिरी बार अपने असली शरीर को एक्सपीरियंस कर सकें। ये सुनते ही रोलैंड ने बिना झिझक सिर हिलाया। 2 दिन बाद एक वॉरशिप नेवरविंटर के डॉक से धीरे धीरे रवाना हुआ। डॉक पर कुछ चीज सिक्योरली बंधी हुई थी जिसे फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स ने घेरा हुआ था। डॉक पर रोलैंड अपकमिंग ट्रांजिशन के बारे में सोच रहा था। एक बार जब इंस्ट्रूमेंट स्नोई माउंटेन पहुंच जाएगा, दोनों विचेस अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगी। फिर उनके पास फ्रैन के साथ टोटल 3 डिवाउरिंग वर्म्स होंगे। ये डिफेंसिव लाइन प्रेपरेशंस और सिटी कंस्ट्रक्शन दोनों को तेजी देगा, जो जाहिर तौर पर अच्छी खबर थी। पर रोलैंड को इसमें ज्यादा खुशी नहीं मिली। ड्रीम वर्ल्ड के उनके आखिरी विजिट को याद करते हुए जैस्मिन और रोंडा अपने असली शरीरों में वापस आकर काफी लाइवली और चीयरफुल थीं। रोलैंड और फिलिस ने जैस्मिन और रोंडा को ड्रीम वर्ल्ड में घुमाया, खिलाया और उन्हें एक बार फिर उनके असली शरीरों के सेंसेशंस का एहसास दिलाया। कौन जानता था कि उन्होंने सदियों पहले अपने शरीर छोड़ दिए थे, डीमन से लड़ने के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान देने का फैसला करके। एक चुनाव जो उन्होंने 400 साल पहले किया था। ड्रीम वर्ल्ड से निकलने के बाद रोलैंड उन्हें कुछ तसल्ली देना चाहता था, पर वो शब्द नहीं ढूंढ पाया। आयरनी ये थी कि उसे खुद तसल्ली दी गई। उसे उनके शब्द और उनकी आंखों की चमक अभी भी याद थी जब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, हमें कोई अफसोस नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए और दूर जाते हुए जहाज की तरफ देखते हुए फिलिस रोलैंड के पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है। रोलैंड ने अपने विचारों को दबाया, एक और गहरी सांस ली और पूछा, क्या होस्ट बॉडीज के साथ मर्ज होने के बाद कॉन्शियसनेस को अलग करने का कोई तरीका सच में नहीं है? फिलिस समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है और उसने गंभीरता से समझाया कि गॉड पनिशमेंट विचेस ओरिजिनल होस्ट से अलग होती हैं। जब वो एक गॉड पनिशमेंट वॉरियर के शरीर में होती हैं, लोग इसे मर्जिंग कहते हैं, पर यह ज्यादा कंट्रोल जैसा है। पर जब वो एक ओरिजिनल होस्ट में होती हैं, तो कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस या सोल को अलग नहीं कर सकती। वो उस शरीर में हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब तक किसी ने भी इसे बदलने का तरीका नहीं ढूंढा, भले ही उनके पास अभी भी मैजिकल एनर्जी है जो उन्हें बड़े शरीर में मूव करने में मदद करती है। रोलैंड ने आसमान की तरफ देखा, सोचता हुआ कि क्या एक दिन उनकी सोल्स को ड्रीम वर्ल्ड में वापस लाने का तरीका मिल सकता है। फिलिस ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। लॉर्का कई दिनों से जहाज पर थी और यह उसका पहला मौका था जब उसने भारी बर्फ से ढका एक जंगल देखा। यहाँ सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे अभी भी याद था जब वो पहली बार एंड्रिया के पीछे जहाज पर चढ़ी थी। उसे क्यूरियोसिटी थी कि जहाज बिना हवा के कैसे चल सकता है। जब उसे पता चला कि जहाज पर एक मशीन है जो पानी को कंटिन्यूअसली बॉयल करती है, उसने जानना चाहा कि पानी उबलने से जहाज कैसे चल सकता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब एंड्रिया के पास भी नहीं था। उसने लॉर्का को कहा कि इसका जवाब सिर्फ एना और रोलैंड दे सकते हैं। ये दूसरी बार था जब लॉर्का ने एना का नाम सुना। उसे ऐश की बात याद आई कि एना नेवरविंटर की टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस में से एक है, पर एंड्रिया को लगा कि कॉम्बैट एबिलिटी का रैंकिंग इररिलेवेंट है। उसने लंबी बात की, पर उसका मेन पॉइंट यह था कि एना नेवरविंटर में सारी पावर का सोर्स थी। लॉर्का ने ध्यान से सुना और फिर एंड्रिया ने एक राज शेयर किया कि ऐश एक बार एक नॉर्मल इंसान से हारी थी। जो हथियार उसने ऐश को हराने के लिए यूज किया वो एना ने बनाया था। एंड्रिया ने सजेस्ट किया कि लॉर्का हिज मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करे कि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वेपन बनाया जाए। शायद ऐसे वेपन को उसकी पीठ पर इंस्टॉल करना किसी भी कॉम्बैट टेक्निक से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। भले ही लॉर्का पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई, उसने इस बात को दिमाग में रख लिया। अचानक एक मोटा कबूतर जहाज की तरफ उड़ता हुआ आया। कबूतर को देखकर लॉर्का के मुंह में थोड़ा पानी आ गया। सोचने लगी कि शायद आज उसे एक एक्स्ट्रा मील मिल जाएगा। हैरानी की बात, वो कबूतर सीधा ऐश के बाजू पर जा बैठा। उसने कुछ बार कूकू किया और स्नैक्स चबाते हुए, पर ऐश को हर आवाज समझ आती थी। उसने कबूतर को कहा कि टिली को रिपोर्ट करे कि वो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। कबूतर को उड़ते हुए देखकर लॉर्का को एहसास हुआ कि वो भी एक विच है।
ऐश ने उसे बताया कि मेसी के पास भी उस जैसी एबिलिटी है, पर लॉर्का के लिए इस क्यूट और मोटे कबूतर को उस बड़े, फियर्स और डरावने बीस्ट से जोड़ना मुश्किल था, जिसका ऐश ने जिक्र किया था। उसके कंधे पर थपकी देते हुए ऐश ने कहा कि तैयार हो जाए, क्योंकि वो नेवरविंटर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जहाज पोर्ट पर स्मूथली डॉक हो गया। चलते हुए सिविलियंस रुक गए और जहाज को सैल्यूट किया, जबकि सिपाहियों ने भी सैल्यूट वापस किया। लॉर्का ने भीड़ में बच्चों को भी देखा, पर ऐसा लगता था जैसे ये कोई एटिकेट है। पर क्यों? ऐश ने समझाया कि ये मिलिट्री सैल्यूट था। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि ये जरूरी क्यों है। उसे शक भी हुआ कि रोलैंड ने अपने लोगों को ये करने के लिए मजबूर किया होगा, पर जल्दी ही उसे पता चला कि वो गलत थी। लॉर्का ने पूछा कि क्या लोग इसलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि जहाज का नाम रोलैंड के नाम पर है, पर ऐश ने क्लियर किया कि जब भी फर्स्ट आर्मी का जहाज डॉक करता है, सिटीजन्स हमेशा सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये मिशन पर गए फैमिली मेंबर्स की सेफ रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। लॉर्का ने थोड़ी देर सोचा, पर उसे नहीं लगा कि हर सैल्यूट करने वाला सोल्जर्स का फैमिली मेंबर होगा। एंड्रिया पास आई और समझाया कि फर्स्ट आर्मी के सारे मेंबर्स नेवरविंटर से हैं, मतलब ज्यादातर रेजिडेंट्स के फैमिली मेंबर्स आर्मी में हैं, और वो नेबर्स या क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। उनके लिए फर्स्ट आर्मी में सर्व करना एक ऑनर की बात थी, और हर कोई सोल्जर्स की सेफ रिटर्न को ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे अपना फैमिली मेंबर हो। लॉर्का का इंटरेस्ट बढ़ता गया जब वो कासल की तरफ बढ़ी। कासल की शान के बावजूद उसे काफी प्रेशर महसूस हुआ। जल्दी ही एक गार्ड उसके पास आया, बताया कि किंग ने उसे मिलने के लिए अग्री किया है। किसी वजह से ये बात लॉर्का को अनएक्सपेक्टेडली नर्वस कर गई। वो एक गॉड पनिशमेंट विच के पीछे पीछे स्टेयर चढ़कर रोलैंड के ऑफिस में पहुंची। वहां एक यंग हैंडसम आदमी ने उसका स्वागत किया, जिसके लंबे बाल थे, कोई ज्वेलरी नहीं पहना था और हाथ में फेदर पेन पकड़ा हुआ था। ये था किंग, या शायद उसे इसे लेजेंडरी ग्रेट चीफ्टेन कहना चाहिए। उसने शुरुआत में सोचा था कि रोलैंड कोई झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी होगा, जिसके ग्रे बाल होंगे और सिर पर बड़ा क्राउन होगा। कुछ सेकंड बाद रोलैंड ने पहले बात की, उसका नेवरविंटर में स्वागत किया और खुद को रोलैंड विंबलडन, ग्रे कैसल का किंग और उनका नया लीडर इंट्रोड्यूस किया। लॉर्का ने उसके सामने झुककर अपने कान थोड़ा हिलाते हुए और सिर झुकाते हुए अपने फादर की तरफ से रिस्पेक्ट दिखाया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने ऊपर देखा तो रोलैंड उसके कानों को घूर रहा था, जिससे उसका दिल बैठ गया। आयरन सैंड सिटी में उसे पता था कि लोग हमेशा उसके अपीयरेंस के बारे में पीठ पीछे बातें करते थे, पर कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। न सिर्फ इसलिए कि वो पहले क्लैन की प्रिंसेस थी, बल्कि उसकी पावर की वजह से भी। पर यह जगह आयरन सैंड सिटी नहीं थी, वो अब प्रिंसेस नहीं थी, और अपने क्लैन के प्रोटेक्शन के बिना क्या ये किंग? उसने अपना विचार पूरा होने से पहले ही रोलैंड की क्यूरियस आवाज सुनी, जब उसने पूछा कि क्या उसके कान और पूंछ सच में रियल है। लॉर्का ने अपना गुस्सा दबाया और अपने बाल साइड में किए ताकि उसके दोनों वुल्फ कान दिख सकें, समझाते हुए कहा कि वो अपने कान और पूंछ को वापस पहले जैसा नहीं कर सकती, और ये शायद अजीब लगते हैं, पर वो ऐसी ही है। उसने रोलैंड से कहा कि अगर जरूरी हो तो वो पब्लिक में जाने से बचेगी ताकि लोगों को डराए ना। वो और भी अपसेट हो गई, अपने आप को आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगी। एक गॉडेस जो सैंड पीपल के लिए ताकत और सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है, फिर भी वो एक आउटलायर थी। पर रोलैंड को समझ नहीं आया कि वो ये सब क्यों कह रही है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो खुद को अजीब क्यों मानती है। लॉर्का रुक गई। रोलैंड के शब्दों से चौंक कर उसने हंसा और कहा कि उसकी ये फीचर्स कोई कमी नहीं, बल्कि उसके शरीर की यूनिक फीचर्स हैं। उसने तो ये भी कहा कि उसे उसके कान काफी सुंदर लगते हैं, और उसने इच्छा जताई कि वो उन्हें छू सके। पर जल्दी ही एक आवाज ने, जो सिर्फ वो सुन सकता था, उसे चेतावनी दी कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। ये और कोई नहीं, नाइटिंगेल थी, जो मिस्ट में छुपी थी। उसे उसके शब्दों का ध्यान रखने को कह रही थी। इससे लॉर्का का चेहरा शर्म से लाल हो गया। साफ था कि ये पहली बार था जब किसी ने उसके कानों को सुंदर कहा। एक आधी वुल्फ, आधी इंसान वाला शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि क्या रोलैंड ये सिर्फ उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कह रहा है। रोलैंड ने उसे अश्योर किया कि वो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, न ही चाहता है कि वो खुद को छुपाए। उसने कहा कि वक्त के साथ सब उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसने तो ये भी सुझाव दिया कि सोराया एक कॉमिक बनाए और लॉर्का के बारे में एक प्ले करे, ताकि लोग जल्दी उसे फेमिलियर हो जाएं। लॉर्का को एक भी शब्द समझ नहीं आया, पर उसके टोन से लग रहा था कि वो इस बात को लेकर पैशनेट है। जब बात उसके विजिट के पर्पस पर आई, लॉर्का ने समझाया कि वो डीमन से लड़ने और अपने कॉम्बैट स्किल्स को बेहतर करने आई है। उसे पता था कि नेवरविंटर में एक ऐसी विच है जो किसी भी चोट को हील कर सकती है। वो किसी भी पावरफुल दुश्मन का सामना करने को तैयार थी, और जरूरी हीलिंग एक्सपेंसेस खुद कवर करने को भी। पर उससे पहले रोलैंड ने उसे विचेस यूनियन ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, पर लॉर्का ने अकेले जाना पसंद किया। उसने कहा कि उसे एक हायर्ड सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाए, पर वो सच नहीं बोल रही थी। वो इतनी जल्दी किसी ऐसे शख्स के प्रति एलिजेंस नहीं दे सकती थी जिससे वो अब भी मिली थी, खासकर जब उसे यकीन नहीं था कि रोलैंड सैंड पीपल से किए अपने वादे पूरे करेगा या नहीं। अगर नहीं,
तो रोलैंड शायद उसका दुश्मन बन जाए, इसलिए उसे इंतजार करना था और देखना था। रोलैंड थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, पर इस वजह से वो उसकी इंडिपेंडेंट हायर्ड सोल्जर के रूप में काम करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये सुनते ही लॉर्का हैरान रह गई। कोई भी एक पावरफुल मर्सनरी को ठुकराए, वो भी जब वो फ्री में खुद को ऑफर कर रही हो। रोलैंड फिर बहुत सीरियस हो गया, समझाते हुए कहा कि वो एक फुल स्केल वॉर में है, न कि क्लैंस के बीच छोटी मोटी झगड़ों में। लॉर्का को लगा कि उसे छोटा समझा जा रहा है। वो सोचने लगी कि क्या किंग ये कहना चाहता है कि उसके लोगों की लड़ाइयां बच्चों का खेल हैं। वो जवाब देने ही वाली थी जब रोलैंड ने पूछा कि क्या उसकी मुलाकात ऐश से हो चुकी है। लॉर्का ने सिर हिलाया और जिक्र किया कि ऐश कितनी स्ट्रांग है। रोलैंड ने बताया कि ऐश एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच है और इस लेवल से भी ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल विचेस हैं जो खुद को ट्रांसेंडेंट विचेस कहती हैं। ये पावरफुल ट्रांसेंडेंट विचेस ने सारी फिजिकल लिमिटेशंस तोड़ दी हैं। लॉर्का शॉक हो गई। क्या सच में ऐश से भी ज्यादा पावरफुल विचेस हैं? रोलैंड ने जो आगे कहा उससे लॉर्का के रोंगटे खड़े हो गए। 3 एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रांसेंडेंट विचेस, दर्जनों एक्स्ट्रॉर्डिनरी विचेस और हजारों कॉम्बैट विचेस थीं, और फिर भी वो डीमंस के हमले के सामने फेल हो गई थीं। उसने उम्मीद की कि लॉर्का समझ सकती है कि उसने क्यों इनकार किया। चाहे कोई एक शख्स कितना भी पावरफुल हो, अकेला वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने दिल से कहा कि सबसे जरूरी बात, वो नहीं चाहता कि लॉर्का अपनी जान गंवाए। कुछ पल बाद कासल से निकलने के बाद लॉर्का नेवरविंटर की चहल पहल भरी सड़कों पर खड़ी थी, हैरान। जब लोग जल्दी जल्दी उसके पास से गुजर रहे थे, उसका ये एक्सपीरियंस बिल्कुल उसकी सोच से अलग था। उसने सोचा था कि वो किंग से मिलेगी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, शायद उसे इग्नोर किया जाएगा, पर अपने आप को फ्री मर्सेनरी के रूप में ऑफर करने के बाद किंग मान जाएगा, क्योंकि आखिर में कौन एक पावरफुल और फ्री मर्सेनरी को ठुकराएगा। उसे शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक जगह दी जाएगी जहां कोई नहीं होगा, उस पर हमेशा नजर रखी जाएगी, और फिर वो इन सो कॉल्ड डीमंस के खिलाफ लड़ना शुरू करेगी। पर साफ था कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार किसी ने उसके कानों की तारीफ की, कहा कि वो सुंदर है, जिसे सोचते हुए उसके गाल लाल हो गए। क्या सच में उसके वुल्फ कान अट्रैक्टिव थे? हैरानी को झटकते हुए लॉर्का ने एक गहरी सांस ली। भले ही उसे डीमन से लड़ने से मना कर दिया गया था, वो शहर में फ्रीली घूम सकती थी और धीरे धीरे बाकी विचेस को जान सकती थी। आखिर किंग ने कहा था कि अगर वो अपना मन बदलती है तो वो कभी भी विचेस यूनियन ज्वाइन कर सकती है। पर अगर डीमन सच में इतने खतरनाक हैं जैसा रोलैंड ने कहा, तो उसने अपनी रॉयल कैपिटल यहाँ क्यों बनाई? लॉर्का ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, यकीन के साथ कि डीमंस उतने पावरफुल नहीं हो सकते जितनी अफवाहें हैं। और शायद रोलैंड का ये वार्निंग कि वो नहीं चाहता कि वो अपनी जान गंवाए, शायद जेन्युइन कंसर्न से ज्यादा एक धोखा था। उसने अपने साथ काफी गोल्ड लाया था और वो यहाँ लंबा वक्त रह सकती थी। इस सोच के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। भले ही रोलैंड का सपोर्ट न हो, वो किसी न किसी तरह डीमंस से लड़ने का रास्ता ढूंढ लेगी। अचानक उसका ध्यान एक साइन बोर्ड पर गया जिसमें केओस ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट था। पहली ऑर्डर पर आधे दाम। उसको नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा, और भले ही ये अजीब था, शॉप का लुक उसकी क्यूरियोसिटी को इतना बढ़ाया कि उसने ट्राई करने का फैसला किया। नाइटिंगेल टेबल पर बैठी ड्राइड फिश चबाते हुए रोलैंड से बोली कि लॉर्का उसके साथ पूरी तरह से सच्ची नहीं थी, खासकर जब उसने विचेस यूनियन ज्वाइन न करने का रीजन दिया। उसने सजेस्ट किया कि वेंडी को लॉर्का के साथ एक और इंटरव्यू करना चाहिए। रोलैंड ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ऐसा इंटरव्यू यूनियन ज्वाइन करने के एप्लीकेशन का हिस्सा है, पर लॉर्का पहले ही इनकार कर चुकी थी। इसके अलावा लॉर्का का यहाँ आने का मुख्य मकसद डीमन से लड़ना था, जिसमें उसने झूठ नहीं बोला। विचेस यूनियन किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं करता, खासकर जब ये लॉर्का का पहला विजिट था। उसका डाउटफुल होना एक्सपेक्टेड था। फिर भी रोलैंड ने अपना असली अफसोस कभी जुबान पर नहीं लाया। वो लॉर्का के सॉफ्ट ट्विचिंग कानों और उसकी पूंछ के ऑटोमेटिक हिलने से खास तौर पर अट्रैक्टेड था। उसे सच में लॉर्का के सिर पर हाथ फेरने का मन था, और जो वो असल में जानना चाहता था वो ये था कि क्या पूंछ का एंड सच में सेंसिटिव स्पॉट है। पर उसे अपने विचारों को और आगे बढ़ने से रोकना पड़ा। फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने उसके कुछ विचारों को जाहिर कर दिया, जिसे नाइटिंगेल ने नोटिस कर लिया। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। ये बारोव था, जो रोलैंड को इन्फॉर्म करने आया कि यूनाइटेड मर्चेंट्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स एक मीटिंग के लिए मिलना चाहते हैं। रोलैंड जल्दी से मेन हॉल में पहुंचा और मर्चेंट्स तुरंत उठकर उसके सामने झुके। ज्यादातर चेहरे जाने पहचाने थे, और जैसे ही वो बैठ गए, एक मर्चेंट एक्साइटमेंट में खुद को रोक नहीं पाया और खबर शेयर की। उन्होंने फ्योर्ड ले जाया गया सैंपल मर्चेंट्स के बीच बड़ा सेंसेशन पैदा किया था। जिन्होंने भी इसका टेस्ट लिया, सबने इसके यूनिक फ्लेवर की तारीफ की। एक दूसरे ने सिर हिलाकर सहमति जताई, यकीन के साथ कि केओस ड्रिंक फ्योर्ड में सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन जाएगा। न सिर्फ एक बेवरेज के रूप में, कुछ लोगों ने इसे स्टीम्ड फिश और ग्रिल्ड मीट पर डालते हुए मजेदार पाया। ये ठंड से बचाने और शिप क्रूज के लिए एनर्जी बूस्ट करने के काम भी आ सकता था। मार्गरेट ने मुस्कुराकर ऐड किया कि काफी एक्सप्लोरर्स ने भी केओस ड्रिंक पर ध्यान दिया था। आखिर एक ऐसा ड्रिंक जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के गर्म रखे,
शिपरेक के दौरान जान बचा सकता है। एक मर्चेंट ने सुझाव दिया कि अलग अलग केओस ड्रिंक्स को वेरियस प्राइस रेंजेस में कैटेगराइज कर देना चाहिए। उसने कहा कि जो स्पेशल इफेक्ट्स वाले हैं उन्हें थोड़ी सी प्रमोशन के साथ हाई प्राइस पर मार्केट किया जा सकता है। रोलैंड ने उस मर्चेंट को अप्रूवल के साथ देखा, सोचता हुआ कि ये आदमी सच में फ्योर्ड के सबसे सक्सेसफुल मर्चेंट्स में से एक होने का हकदार है। सिर्फ कुछ सैंपल्स से प्रोडक्ट की डाइवर्स नेचर को पहचान कर उसे पता था कि उनके यूनिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से प्राइसिंग करना उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा। रोलैंड फ्योर्ड में इस पॉजिटिव रेपुटेशन के बारे में सुन के खुश हुआ और फैसला किया कि अब कॉन्ट्रैक्ट के अगले स्टेप पर आगे बढ़ने का टाइम है। मर्चेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया, पर आगे बढ़ने से पहले उन्होंने 30% डिपॉजिट की डिमांड की। एक मर्चेंट मुस्कुराते हुए बोला कि उसका जहाज क्राफ्ट्समैन और सेलर्स के अलावा खाली है, सिर्फ चमकते सोने के सिक्कों से भरा हुआ। रोलैंड दिल से हंसा और फिर सबको गुड्स इंस्पेक्ट करने के लिए ले गया। वो एक बिल्डिंग में पहुंचे और सीढ़ियों से बेसमेंट में उतरे। वहां लकड़ी के रैक्स के साथ बैरल्स ऑफ केओस ड्रिंक के साथ जो रोलैंड ने सप्लाई करने का वादा किया था। इस बार वो टोटल 100 बैरल्स ले जा सकते थे। सब रोलैंड ने तैयार किए थे। अगर इंस्पेक्शन अच्छी गई तो वो उन्हें डॉक तक ट्रांसपोर्ट करने का अरेंजमेंट कर देगा। एक मर्चेंट ने हैरानी से पूछा, आप हमें पहले टेस्ट नहीं कराएंगे? रोलैंड ने मुस्कुराकर समझाया कि केओस ड्रिंक वाइन जैसा नहीं है। कुछ ड्रिंक्स सच में लंबी स्टोरेज के लिए बने हैं, पर ये हर टाइप पर अप्लाई नहीं होता। इसलिए बनाने के बाद पहली चीज जो वो करते हैं वो है प्यूरिफाई और सील करना। मर्चेंट्स थोड़ा कंफ्यूज थे, तो रोलैंड ने डिटेल में समझाया। उन्हें बताया कि ये ड्रिंक्स नॉर्मल खाने की तरह खराब हो सकते हैं, प्यूरिफिकेशन इसे रोकता है। उन्हें डिटेल समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लें कि एक बार बैरल खुलने के बाद अंदर का ड्रिंक ज्यादा देर तक अपनी बेस्ट क्वालिटी में नहीं रहेगा। कुछ और डिटेल समझाने के बाद रोलैंड ने देखा कि जैमर अभी भी हेजिटेंट लग रहा था। मर्चेंट ने पॉइंट आउट किया कि हर बैच अलग होती है, कुछ फ्लेवर्स दूसरों से बेहतर हो सकते हैं। उसने पूछा कि क्या वो सारे ड्रिंक्स को सील करने से पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि टेस्ट में वेरिएशन की चिंता न करनी पड़े। रोलैंड ने सोचा कि ये सोराया और लिली के लिए काम का बोझ बढ़ा देगा, उनका काम डबल कर देगा बिना किसी क्लियर बेनिफिट के। उसने सिर हिलाया और समझाया कि प्यूरिफिकेशन और सीलिंग कोई आसान प्रोसेस नहीं है। फ्लेवर्स के बारे में जो एक शहर में पॉपुलर न हो वो दूसरे शहर में हिट हो सकता है। मर्चेंट्स को कुछ बोलते नहीं बना। रोलैंड ने मुस्कुराकर बात खत्म की कि दिन के आखिर में फोकस टेस्ट पर नहीं होना चाहिए। उनका काम हर फ्लेवर को फुली डेवलप करना और उसके लिए सही बायर्स ढूंढना है। मर्चेंट्स आखिरकार रोलैंड के प्लान से सहमत हो गए। आखिर कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था और उन्हें मानना पड़ा कि रोलैंड का पॉइंट सही था। उन्होंने बैरल्स इंस्पेक्ट करना शुरू किया। कुछ ने तो उन्हें सूंघ भी लिया। जब वो व्यस्त थे, रोलैंड ने मार्गरेट के कंधे पर थपकी दी और चुपके से सुझाव दिया कि वो सेक्शन 10 और 24 से कुछ बैरल्स चुन ले। मार्गरेट हैरान हुई और कुछ बोलने ही वाली थी जब रोलैंड ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक थैंक यू गिफ्ट समझ लो। अगर 2 साल पहले मार्गरेट अपने साथ मर्चेंट्स न लाती तो वेस्टर्न टेरिटरी को आज की पोजीशन तक पहुंचने में शायद सालों लग जाते। मार्गरेट ने मुस्कुराकर इस ऑफर को ठुकराया नहीं। उसने रोलैंड के लिए एक और अच्छी खबर भी दी। उसका पुराना दोस्त हॉग अगले कुछ दिनों में वेस्टर्न टेरिटरी आने का प्लान बना रहा था और उसके लेटर से लगता था कि वो कुछ और लोगों को भी साथ लाएगा। ये इसलिए कि रोलैंड की मशीन्स किंगडम के सेंट्रल रीजन्स में काफी मशहूर हो चुकी थी। मार्गरेट ने हंसकर कहा कि रोलैंड का फैक्ट्री जल्दी ही बहुत बिजी होने वाला है। रोलैंड ने अपनी ठोड़ी छुई, सोचता हुआ कि यह सच में अच्छी खबर है। ऑफिस में रोलैंड ने पास खड़े बारोव को बताया कि उन्हें शायद कुछ और फैक्ट्रीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। इधर टिली कमिला को लेटर लिख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और ऐसे लिखने लगी जैसे कोई फैमिली लेटर हो। उसने हर चीज का जिक्र किया, डीमंस के महीने से लेकर विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस, हॉट पॉट और नेवर विंटर के अलग अलग डिलिशियस डिशेस तक। अपने लेटर में उसने बताया कि यहाँ सिटी हॉल ऑफिशियल्स, विच यूनियन और आम लोग के बीच कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नजारा पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। टिली ने लिखते हुए मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि एक बड़ी वॉर नजदीक आ रहा है जो सबके भविष्य का फैसला करेगा। इससे अभी की खुशी और भी कीमती लगने लगी। उसके लेटर का असली मकसद कैमिला को यह बताना था कि नेवर विंटर एक अद्भुत जगह है। टिली जानती थी कि शायद वो कैमिला के नोबिलिटी के विचारों को न बदल सके, पर स्लम्बरिंग आइल पर अपने ड्यूटीज में बंद महसूस करने के बजाय उसने उम्मीद की कि कैमिला खुद यहाँ आकर इसे देखे। लेटर काफी लंबा हो गया था और भले ही टिली सदर्न टेरिटरी में सैंड पीपल के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती थी, उसने फैसला किया कि वो डिटेल्स कैमिला से पर्सनली शेयर करेगी। खैर, टिली का मानना था कि एक बार सब यहाँ आ जाएंगे तो स्लम्बरिंग आइल की ताकत और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तभी ऐश अंदर आई। उसे पता था कि लेटर कैमिला के लिए है। उसने टिली के लिए एक ड्रिंक लाया और धीरे से उसके कंधों की मसाज की। ऐश आज के डिनर की तैयारी करने वाली थी और टिली को उस खाने का इंतजार था। ऐश के जाने के बाद टिली ने लिखना जारी रखा, आइडल चैटर से थोड़ी गंभीर बातों की तरफ बढ़ते हुए। रोलैंड के साथ उसके एग्रीमेंट के मुताबिक वो स्प्रिंग में माइग्रेशन शुरू करेंगे।
उसे यकीन था कि ये एक अच्छा फैसला है और उम्मीद की कि स्लम्बरिंग आइलैंड पर सब इसके लिए तैयार हैं। डीमंस के महीने के बाद फ्योर्ड मर्चेंट्स बिजी हो जाएंगे और अगर उन्हें काफी शिप्स और सेलर्स हायर करने में दिक्कत हुई तो टिली ने थंडर से मदद मांगने का सुझाव दिया। उसे ये एहसास था कि ये रूट जल्दी ही सबसे बिजी ट्रेड पाथवेज में से एक बन जाएगा। टिली ने कमिला को याद दिलाया कि वेस्टर्न टेरिटरी में शिफ्ट होना स्लम्बरिंग आइलैंड को छोड़ने का मतलब नहीं है। जब डिवाइन वॉर शुरू होगा, नेवरविंटर शायद सबसे खतरनाक फोर्ट्रेस बन जाएगा और उनका भी फर्ज है कि वो दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दें। अगर सबसे बुरा हुआ और वेस्टर्न टेरिटरी गिर गया तो उनका एकमात्र शेल्टर फ्योर्ड्स और स्लम्बरिंग आइलैंड ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने कमिला से खुद का ख्याल रखने की गुजारिश की। उसने लेटर पर साइन किया और उसे साइड में रख दिया। लेटर खुद करने के बाद टिली ने एक लंबी सांस ली। कमिला असल में पुराने रॉयल कैपिटल की नोबिलिटी का हिस्सा थी और एरिस्टोक्रेसी के गंदे कामों से अच्छे से वाकिफ थी। उनकी पहली बातों से टिली को लगा कि कमिला स्लम्बरिंग आइलैंड पर कंटिन्यूअस रहने की तरफ झुक रही थी। भले ही स्लम्बरिंग आइलैंड उनके लिए इंपॉर्टेंट था, टिली उम्मीद करती थी कि सब ग्रे कैसल आकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। बिल्कुल, ये लेटर शायद कमिला के दिमाग को पूरी तरह से शांत न करे, पर जैसे जैसे ज्यादा विचेस वेस्टर्न टेरिटरी को समझने लगेंगी, टिली का मानना था कि कमिला के शुरुआती विचार आखिरकार बदल जाएंगे। टिली ने स्ट्रेच किया और लेटर को एक टाइट स्क्रोल में रोल करके एक पतली डोर से बांध दिया। उसी वक्त उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और हनी अंदर आई। डेस्क पर 5 या 6 स्क्रोल देखकर, जो साफ तौर पर स्लम्बरिंग आइलैंड भेजे जाने वाले थे, हनी चौंक गई। ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? टिली ने धीरे से पूछा। हनी ने अपने सीने पर थपकी दी, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जब तक ये प्रिंसेस टिली का लेटर है, वो चाहे जो हो डिलीवर हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 2 बड़े परिंदे पकड़ लेगी, सिर्फ सीक्रेट लेटर्स ही नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो एक हनी रोस्टेड फिश भी डिलीवर हो जाएगी। टिली हंसी और खिड़की के पास चली गई। भविष्य के बारे में सोचने लगी। ज्यादा देर नहीं, वो विचेस जो अपने होमलैंड से निकलने पर मजबूर हुई थीं, एक बार फिर इस जमीन पर कदम रखेंगी। उसने कल्पना कर ली कि जब सब यहाँ पहुंचेंगे तो वेस्टर्न टेरिटरी कितनी चहल पहल से भर जाएगा। सब एक साथ खुशी और आनंद में जी रहे होंगे। शायद वेस्टर्न टेरिटरी अभी से भी ज्यादा लाइवली हो जाएगा। विच बिल्डिंग में ब्रोकन सॉर्ड ने अपनी आंखें मलते हुए स्ट्रेच किया और धीरे से बिस्तर से उठी। उसने अपने डेली कपड़े पहने और नीचे गई, जहां ब्रेकफास्ट पहले से तैयार था। उसने टेबल पर एनी को ग्रीट किया और पूछा कि क्या वो आज फैक्ट्री जा रही है। एनी, जो हमेशा सबसे पहले उठती थी, ने अपना खाना लगभग खत्म कर लिया था। उसने अपने सूप का आखिरी सिप लिया और समझाया कि कुछ पार्ट्स वर्कर्स बना नहीं सकते क्योंकि वो मशीन्स के लिए बहुत बड़े हैं। उन्हें छोटे आयरन पीसेस से असेंबल करना पड़ता है। ये काम पहले एना का था, पर अब ये उसके हवाले कर दिया गया था। पर आज एक स्पेशल दिन था। एनी ने ब्रोकन सॉर्ड को तसल्ली दी कि वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेगी और टाइम पर वहां होगी। ब्रोकन सॉर्ड ने खुशी से सिर हिलाया और कहा कि वो तब तक हीरो का ख्याल रखेगी। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रोकन सॉर्ड एक बेसिन में गर्म पानी लेकर दूसरे कमरे में गई। हैरानी की बात, हीरो पहले से जाग चुकी थी, बिस्तर पर बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। हीरो ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और माफी मांगी कि आज फिर उसकी मदद चाहिए। ब्रोकन सॉर्ड ने माफी को नजरअंदाज किया, मुस्कुराते हुए कहा कि किसी को कोई ऐतराज नहीं है। उसने ये भी कहा कि शायद आज के बाद हीरो खुद ये सब कर सकेगी। एक पल के लिए हीरो के चेहरे पर झिझक का भाव आया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा जब उसने अपने स्टम्प्स की तरफ देखा। वो भूल चुकी थी कि चलना कैसा महसूस होता है, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी। वो और भी इमोशनल हो गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसके लिए सपनों में भी वो सिर्फ रेंग सकती थी। ब्रोकन सॉर्ड उसके पास आई, धीरे से हीरो के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कुछ मोटिवेशन के शब्द कहे। फिर उसने हीरो के गाल पर हल्के से थपकी दी और उसे अपने पैर सीधे करने को कहा। पिछले कुछ महीनों में विच यूनियन हीरो को हील करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीने पहले के मुकाबले उसके घुटनों के नीचे काटे गए स्टम्प्स काफी बढ़ चुके थे। शुरुआत में नाना की हीलिंग एबिलिटीज भी पूरी तरह से पैर रिजेनरेशन नहीं कर पाई थीं। उसके रूम में रोलैंड ने सबको बुलाया था। धीरे से नाना के सिर पर थपकी दी और ब्रोकन सॉर्ड की तरफ इशारा करके कहा कि अभी भी एक मौका है। नाना को हार न मानने के लिए एनकरेज किया। उस वक्त ब्रोकन सॉर्ड काफी कंफ्यूज थी। पता चला कि रोलैंड ब्रोकन सॉर्ड की एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता था। जब वो एक डैगर में ट्रांसफर होती थी और नाना के हाथ में होती थी तो उसकी हीलिंग एबिलिटीज काफी एनहांस हो जाती थीं। अगला स्टेप था हीरो के पैर पर एक कट बनाना ताकि नाना अपनी पावर यूज कर सके। पर ब्रोकन सॉर्ड के मैजिक के बावजूद नाना सिर्फ 10 सेकंड तक ही हील कर पाती थी। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल था क्योंकि हीरो को बार बार दर्द सहना पड़ता था, जो काम को बहुत चैलेंजिंग बना देता था। जल्दी ही पूरी विच यूनियन एक्शन में आ गई। लीफ ने एक पिल बनाई जो एनेस्थीसिया के लिए यूज हो सकती थी ताकि हीरो को दर्द ना हो। एना ने इंसिजन्स बनाने का जिम्मा लिया ताकि नाना सिर्फ हीलिंग पर फोकस कर सके। स्पीयर के सपोर्ट से उन्हें मैजिक खत्म होने की चिंता नहीं थी। भले ही इसमें बहुत ज्यादा मैजिक की जरूरत थी सबके साथ से,
रिसेंट ट्रीटमेंट्स में काफी प्रोग्रेस हुआ था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज के दिन के आखिर तक हीरो अपने पैर वापस पा सकती थी। इस बात ने उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान ला दी। मेडिकल सेंटर पहुंचते ही हीरो और नर्वस हो गई क्योंकि विच यूनियन के ज्यादातर मेंबर्स वहां जमा थे। वेंडी ने मुस्कुराकर उसे कहा कि रोलैंड और सब लोग अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। ब्रोकन सोर्ड को यह सुन के थोड़ी हैरानी हुई कि आज हिज मैजेस्टी रोलैंड भी आए हैं। रेम ने लिली की तरफ इशारा किया और कहा, बिल्कुल वो आए हैं। लिली को उसके माइक्रोस्कोप और अजीब कीड़ों से दूर खींचने वाला एकमात्र शख्स हिज मैजेस्टी है। लिली ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और वेंडी ने हल्के से हंसी। मूड थोड़ा हल्का होता देख उसने सबको अंदर जाने के लिए कहा। ब्रोकन सोर्ड ने हीरो के व्हीलचेयर को कमरे में धकेला और रोलैंड को ग्रीट किया, फिर ध्यान से हीरो को बेड पर उठाया। हीरो अभी भी काफी नर्वस थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। पर तभी एनी आ गई। उसने हीरो का हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली दी, वादा किया कि वो पूरे प्रोसीजर के दौरान उसके पास रहेगी। हीरो ने फिर पिल ली और सो गई। ब्रोकन सोर्ड एक सर्जिकल नाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गई। स्पीयर ने लीफ, जिसके पास सबसे ज्यादा मैजिकल एनर्जी थी, को नाना से लिंक किया। अचानक मैजिकल एनर्जी के सर्च की वजह से ब्रोकन सोर्ड पर भी असर हुआ, पर वो डटकर बर्दाश्त करती रही। एना ने धीरे से हीरो के पैर को उठाया और सर्जिकल कट बनाया। नाना ने तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज शुरू किया। वेन्स, नर्व्स, बोन्स, मसल्स और स्किन धीरे धीरे रिजेनरेट होने लगे। आधे घंटे बाद नाना और ब्रोकन सोर्ड दोनों बेड के सहारे झुक गई थीं, पूरी तरह थक चुकी थीं और जोर जोर से सांस ले रही थीं। कई घंटों बाद जब पिल का असर खत्म हुआ, हीरो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वेंडी ने पूछा कि क्या वो कुछ महसूस कर सकती है। हीरो धीरे से उठ बैठी और अचानक उसके पैर के अंगूठे हिले। उसने अपने पैरों को घूरा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बार बार थैंक यू कहती रही। आखिर में उसके शब्द रुक गए। एनी ने झुककर उसे गले लगाया और हीरो उसके बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। रोलैंड को यह खबर जल्दी ही मिली। वो हीरो के लिए बहुत खुश था और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन ने ब्रोकन सोर्ड की एबिलिटी के बारे में एक अहम बात कंफर्म की। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, ये एक विच की पावर्स के एब्सोल्यूट लिमिट को एनहांस कर सकती थी। उसने ये हाइपोथेसिस दिया था कि हर विच की एबिलिटीज की एक लिमिट होती है। जैसे हमिंगबर्ड ऑब्जेक्ट्स का वजन कम कर सकती है, पर सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट और ड्यूरेशन तक। नाना एक्सप्लोजन से कटे हुए फिंगर्स को रिजेनरेट कर सकती थी, पर पूरे लिम्स नहीं। पर ब्रोकन सोर्ड इन लिमिट्स को बढ़ा सकती थी। वेंडी की रिपोर्ट पढ़ते हुए रोलैंड को एहसास हुआ कि जब ब्रोकन सोर्ड दूसरी विचेस के साथ मर्ज होती है तो ज्यादातर की एबिलिटीज में बूस्ट आता है। वो मुस्कुरा दिया और सोचा कि ब्रोकन सोर्ड जल्दी ही नेवरविंटर की सबसे बिजी विचेस में से एक बन जाएगी। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई और एक गार्ड अंदर आया। ये काइल का मैसेज था जो रोलैंड से लैबोरेटरी में आने को कह रहा था। रोलैंड ने जो टास्क उसे दिया था वो कंप्लीट हो चुका था। ये सुनते ही रोलैंड तुरंत उठा और जल्दी से वहां के लिए रवाना हो गया। ब्लैक वाटर सच में कई सब्सटेंसेस से मिली थी। काइल ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था कि रिफाइनिंग से उन्हें अलग किया जा सकता है। उसने रोलैंड को ट्यूब दिखाई और बताया कि जो ग्रीन लिक्विड उसने अभी बनाया वो बर्न होने पर एक्सप्लोड कर सकता है। रोलैंड ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता था कि एक्सप्लोसिव ऑयल्स को अलग करना पॉसिबल था। उसने काइल के कंधे पर थपकी दी और उसे लार्ज स्केल पर इसे प्रोड्यूस करने का तरीका ढूंढने को कहा। काइल कॉन्फिडेंट था और इस चैलेंज के लिए तैयार था। इधर एक आदमी सड़क पर चलता हुआ एक गीत गुनगुना रहा था और अपनी जिंदगी से बढ़ती खुशी महसूस कर रहा था। उसका फार्म अब 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय करता था और उसके पास लगभग 10,000 मुर्गियां और बतखें थीं। उन्हें खिलाना रोजाना ढेर सारा फीड और वर्म्स मांगता था। उसे अपने निकनेम चिकन एंड डक नाइट पर गर्व था। वो पहले एक नाइट था, पर 2 साल पहले रोलैंड के सामने सरेंडर कर दिया था। पर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब जो कर रहा था उससे प्यार करता था। वो नाइट बनना कभी चाहता ही नहीं था। फार्मिंग उसका असली पैशन था। दिल से हंसते हुए वो सिटी हॉल में दाखिल हुआ। एक ऑफिशियल ने उसे देखा और बताया कि हिज मैजेस्टी उसे ढूंढ रहे हैं। भले ही उसे पता नहीं था क्यों। उसे रीसेंट मीटिंग याद आई और सोचा कि शायद रोलैंड ने उसकी अचीवमेंट्स के बारे में सुना हो और उसे एक एग्जाम्पल के रूप में कमेंट करना चाहता हो। वो एक्साइटमेंट में कासल की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वो रोलैंड के पीछे एक अलग जगह पहुंचा। मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर देखकर वो शॉक रह गया। सोचने लगा कि क्या ऐसा काम इंसानी हाथों से संभव है। जब वो इसके ऊपर उभरे बड़े गेट्स के पास पहुंचा, उसे रोलैंड की बात याद आई कि ये एक सीक्रेट मिशन है और अगर वो इसे एक्सेप्ट करता है तो जो देखेगा उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसने जरा भी झिझका नहीं और खुशी से जिम्मेदारी ले ली। जब वो धीरे से दरवाजों से गुजरा, कुछ लंबी और मस्कुलर गॉड पनिशमेंट विचेस उसकी तरफ आई। एक ने उसकी तरफ देखा, जिससे वो डर के पीछे हट गया। एक विच ने उसकी तरफ इशारा किया और रोलैंड से पूछा, क्या ये सच में इसके लायक है? रोलैंड ने कंधे उचकाए। उसे खुद भी यकीन नहीं था, पर सोचा कि सच को छुपाते रहने से बेहतर है कि धीरे धीरे खुलासा किया जाए। चिकन एंड डक नाइट की तरफ मुस्कुराकर रोलैंड समझ गया था कि उसके लोग आखिरकार इसके बारे में जान ही लेंगे।
उसने सिटी हॉल के ऑफिशियल्स से शुरुआत करने का फैसला किया। गॉड पनिशमेंट विच ने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। अचानक ऊपर से छोटे पत्थर गिरे और फिर एक डीप शैडो ऊपर से नीचे उतरी। एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर जिसमें कई टेंटिकल्स और एक ही आंख थी उसके सामने जमीन पर उतरा। ये नजारा इतना डरावना था कि वो चीखने ही वाला था। उसके पैर कांप गए और वो घुटनों पर गिर पड़ा। क्या ये डीमन है? वो डर के साथ सोच रहा था। उसके पास रोलैंड ने मुस्कुराकर उस क्रीचर की तरफ हाथ हिलाया। हेलो पाशा, उसने ग्रीट किया। क्रीचर ने रोलैंड को झुककर जवाब दिया। रोलैंड ने पूछा, वर्म्स का क्या हाल है? पाशा ने बताया कि उनकी तादाद काफी बढ़ गई है। जब तक काफी मशरूम्स हैं वो खाते रहते हैं। लगता है इनकी देखभाल करना आसान है। उनकी बातें सुनते हुए चिकन एंड डक नाइट डाउट के साथ घूरता रहा जब रोलैंड और ये मॉन्स्ट्रस क्रीचर आराम से बात कर रहे थे। रोलैंड ने पाशा का उसे इंट्रोडक्शन कराया। बताया कि वो एक वक्त में ये एक फेमस लॉर्ड थी। नाइट शॉक रह गया और अगले ही पल पाशा के टेंटिकल ने उसके सिर को छुआ। तुरंत उसके दिमाग में एक सुंदर औरत की तस्वीर उभरी। डरो मत, रोलैंड ने उसे तसल्ली दी। बताया कि भले ही उसका रूप डरावना है, उसका दिल अभी भी इंसानी है और कुछ और भी हैं जो पाशा जैसी हैं। धीरे धीरे नाइट को समझ आया कि 400 साल पहले इन सुंदर औरतों ने जंगल में अपना शहर बनाया था, पर डीमंस के खिलाफ लड़ाई में काफी लोग मारे गए और सिर्फ कुछ ही बचे। पर एक कर्स ने उन्हें इन क्रीचर्स में बदल दिया। भले ही उन्होंने इमॉर्टैलिटी हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने हमेशा के दुख में जीने के लिए सजा पाया। रोलैंड के चेहरे पर आंसू बहा जब उसने नाइट को एक किताब दी जिसका टाइटल था लेडी लॉर्ड्स इन द फॉलन सिटी। नाइट को यह छुपी हुई हिस्ट्री जानकर हैरानी हुई। रोलैंड पर अपने दिमाग में सोचता है कि एक बार विचेस के किंगडम का, जो इंसानों पर राज करता था, को मिसफॉर्चुनेट लॉर्ड्स की कहानी के रूप में पेश करना अभी के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। चिकन एंड डक नाइट ने पूरी बात को समझ लिया। लगता था उसका किंग इन बीइंग्स को एक्सेप्ट कर चुका था, पर उनका रूप दूसरों में डर पैदा कर सकता था। रोलैंड के समझाने से पहले नाइट ने सल्यूट किया, उसे अश्योर किया कि वो ये सीक्रेट रखेगा। उसे समझ आया कि रोलैंड का उस पर भरोसा एक बड़ा सम्मान है और वो इसे पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड था। आगे बढ़ते हुए उसने पहले ढेर सारे बड़े बड़े मशरूम्स देखे जिन पर अजीब दिखने वाले जायंट इंसेक्ट्स लटके हुए थे। रोलैंड ने समझाया कि ये रबर वर्म्स हैं जो एक इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जितना ही कीमती है। रोलैंड ने फिर उससे चिकन्स, डक्स और वर्म्स पालने के उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। उसने सिर हिलाया पर कंफ्यूज था कि रोलैंड ये सब क्यों पूछ रहा है। रोलैंड ने मुस्कुराकर अपना प्लान बताया कि वो उससे ये रबर वर्म्स ब्रीड करवाना चाहता है, जिससे वो नर्वस होकर गला निकल गया। शायद उसकी झिझक को समझकर रोलैंड एक वर्म के पास गया और उसे हल्के से लात मारी, ये दिखाते हुए कि ये खतरनाक नहीं है, भले ही इनका साइज अनयूजुअली बड़ा हो। उसने बताया कि इनमें कोई अग्रेशन नहीं है और ये कोई खतरा नहीं है, उसे बस इनके स्टमक से म्यूकस रेगुलरली कलेक्ट करना है। फिर उसने उसे एक जर्नल दी जिसमें वर्म्स की हैबिट्स के बारे में डिटेल्स थीं, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेटिंग अभी भी था। कुछ सेकंड्स के बाद उसने सोचा कि क्या वो ये सब अकेले करेगा। रोलैंड ने उसे स्माइल के साथ रीअश्योर किया, बोलता हुआ कि यहाँ स्टेशन पहले आर्मी सोल्जर्स उसकी हेल्प करेंगे। जाने से पहले रोलैंड ने उसके शोल्डर पर पैट किया, इनकरेज करते हुए कि वो अच्छा काम करे, हिंट देते हुए कि अगले ऑनर सेरेमनी में रिवॉर्ड मिल सकता है। पाशा के साथ दूसरे एरिया में जाते हुए जल्दी ही एक बड़ा दरवाजा खुला जिसमें 2 मैसिव डिवाउरिंग वर्म्स दिखे। एक ने एक्साइटेडली बोला, योर मैजेस्टी, हम याद है आपको। रोलैंड ने स्माइल किया, रिकॉग्नाइजिंग कि वो जैस्मिन और रोंडा थी। एक ने दूसरे को हल्का धक्का दिया, मैनर्स के बारे में रिमाइंड करते हुए कि भले ही हमारे बॉडीज डिफरेंट हैं, हम अभी भी तकीरा हैं। वो पूरा बोल पाती उससे पहले दूसरा वर्म ने उसे कट ऑफ किया, बोलता हुआ, तुम्हारा मतलब कि टाकीरा वर्म्स? इसका जवाब दूसरे ने दिया कि वो विचेस हैं, वर्म्स नहीं। दोनों ने फिर से अपनी छोटी मोटी बहस शुरू कर दी, बिल्कुल पुराने वक्त की तरह। उनकी ये फेमिलियर नोक झोंक देखकर रोलैंड को काफी रीअश्योरेंस मिला। जब पता चला कि वो नेवरविंटर अभी वापस आए हैं और सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, दोनों ने हाइबरनेशन में जाने से पहले रोलैंड को देखना चाहा। पाशा ने किसी भी डिस्टर्बेंस के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन रोलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो भी उनकी हैप्पीनेस के बारे में अपसेट था। वो उन्हें ठीक देखकर खुश था। फिर उसने पूछा कि हाइबरनेशन क्यों जरूरी है। रोंडा ने एक्सप्लेन किया कि कैरियर्स बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो बिना हाइबरनेशन के उन्हें बहुत सारा फूड चाहिए होगा। यूजुअल एक्सकवेशन काम के लिए फ्रैन अकेले काफी थी, उन्हें साथ में काम करने की जरूरत नहीं थी। रोलैंड बस स्माइल किया और बोला कि उन्हें हाइबरनेट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने वाला है। ये सुनकर दोनों और भी खुश हो गए। जब रोलैंड ने मेंशन किया कि फूड की कोई चिंता नहीं है, वो और भी थ्रिल्ड हो गए। क्लियरली कोई भी हमेशा सोना पसंद नहीं करता और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से एंजॉय करना चाहते थे। रोलैंड को एक मोमेंट के लिए देखते हुए पाशा ने स्माइल किया और एक बार फिर से उसे ग्रीट किया। लाइक टारगेट उतना ही है जितना कि पहले था। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।